हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रेमेडी। अगर कभी आपका फंडामेंटल राइट जो कि है वो वॉयलेट हो जाए तो उसके लिए जो भी रेमेडीज़ मिलेंगी उसमें आप आर्टिकल 32 में आप जाएंगे, वहाँ से आपको रेमेडी मिलेगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है कि मीर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस। सिर्फ ये बोल देना कि आपके पास फंडामेंटल राइट है, ये तो मीनिंगलेस है, यूजलेस और वर्थलेस भी है जब तक आपके पास रेमेडी नहीं हो। देखिए आर्टिकल 32 कन्फर करता है राइट फॉर द रेमेडीज। रेमेडी के लिए अगर कभी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, किसी एग्रीव्ड पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो रेमेडी लेने के लिए आर्टिकल 32 से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ना वो बहुत ही सबसे या मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 32 आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है। पहली चीज, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट से आपको रेमेडी दिलाता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रहा है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स। देखिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 टाइप की रिट्स, ऑर्डर या फिर डायरेक्शन दे सकती है। आप इसको भी ऐसे समझिए कि रिट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक प्रकार का डायरेक्शन होती है जो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। इसके अलावा इसमें यह है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। देखिए पार्लियामेंट जो है ना, तीसरी चीज इसमें जो लिखी है वो ये लिखी है कि पार्लियामेंट जो है ना वो एम्पावर कर सकती है किसी और कोर्ट को। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट लिखा है, मतलब पार्लियामेंट हाई कोर्ट को ये ऑर्डर नहीं दे सकती है। इसलिए नहीं दे सकती है क्योंकि हाई कोर्ट को खुद ही ये ऑर्डर दे रखा है आर्टिकल 226 के अंदर। हाई कोर्ट की जो पावर है, हाई कोर्ट अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है या आपका कोई भी लीगल राइट वॉयलेट होता है तो आप हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं। इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है पार्लियामेंट पावर देता है यहाँ पे किसी भी और कोर्ट को, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दे रखी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को ये डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स इशू करने का ऑर्डर दे सकती है, पावर दे सकती है अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को इसलिए नहीं क्योंकि हाई कोर्ट के पास खुद ये पावर है अंडर आर्टिकल 226। देखिए जो इसी आर्टिकल 32 का जो फोर्थ पार्ट है वो ये कहता है जो ये आपका राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट है, मतलब ये जो आपकी रेमेडी आपको अंडर आर्टिकल 32 दी है ना, वैसे तो ये हमेशा ही दी जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो है या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा चीज़ लिखी, कोई ऐसा आर्टिकल लिखा है जिसमें आपका ये रेमेडी वाला आर्टिकल रोका जा सकता है, उस टाइम पे ये रोका जाएगा। अदरवाइज आपको हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट के अंडर यहाँ पे रेमेडी मिलेगी। तो क्या लिखा है, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी सस्पेंडेड, कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। शेल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट भी लगा दिया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा है कि सस्पेंड कर सकते हो ये राइट तभी होगा, और वो लिखा है आर्टिकल 359 के अंदर जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकता है। ये 359 जो है ये इमरजेंसी के अंदर आता है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है। देखिए तो आर्टिकल 32 के अंदर चार चीजें हैं, आपको जो चीज ध्यान देनी। पहली चीज, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स, ऑर्डर और डायरेक्शन इशू कर सकती है। तीसरी चीज, पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो एम्पावर कर सके किसी कोर्ट को कि वो भी इशू करे डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। यस, डायरेक्शन ऑर्डर रिट को इशू करे अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को इसलिए नहीं क्योंकि हाई कोर्ट के पास खुद ही पावर है अंडर आर्टिकल 226। फोर्थ चीज ये कहता है राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन किसी केसेस में यहाँ पे एक्सेप्शन भी लग सकता है, आपको रोका भी जा सकता है। और अगर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी है तो दे रखी है आर्टिकल 359 के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आपको रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 32 बोलता है। आर्टिकल 32 के अंदर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप हैं डिफेंडर, आप डिफेंड करेंगे फंडामेंटल राइट्स को अगर उनका कभी वॉयलेशन होता है। आप गारंटी करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को अगर उनके कभी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे ओरिजिनल पावर है। ओरिजिनल का मतलब कि जो इंसान है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, लेकिन तभी जाएगा जब उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा। मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर अगर कोई राइट वॉयलेट हो रहा है तभी वो जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए इसके अलावा ये कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये कोई ऐसी पावर नहीं है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप हाई कोर्ट के अंडर भी जा सकते हैं अगर आपको कोई रेमेडी मांगनी है अंडर आर्टिकल 226। अब हम एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, हाई कोर्ट की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर। देखिए अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दे रखी है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को यह पावर दे रखी है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है।
सुप्रीम कोर्ट के केस में ये कह रखा है कि आप इशू कर सकते हैं रिट्स को। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी है कि वो रिट इशू कर सकती है, कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो होंगी वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए होंगी। लेकिन हाई कोर्ट का जो है ना, यहाँ पे हाई कोर्ट को जो पावर दे रखी है वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग प्लस अदर पर्पस जो कि अदर ऑर्डिनरी राइट्स है उनके रिगार्डिंग भी दे रखी है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। लेकिन हाई कोर्ट में देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 470 आर्टिकल्स है, तो अगर इन 470 आर्टिकल्स में से कोई भी आपका ऐसा आर्टिकल है जो कि वॉयलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ये कहा गया है हाई कोर्ट के केस में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का वो नैरो है देन हाई कोर्ट। नैरो इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आप पूरे के पूरे 470 जितने भी आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है उनके लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को। इसका मतलब यह है कि देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पेसिफिकली दिल्ली में ही है। अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन वो किसी भी ये अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन पूरे का हमारे 28 स्टेट के 8 यूटी में से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है ये किसी भी स्टेट के लिए रिट दे सकती है। मतलब कि इसका जो एरिया वाला जुरिस्डिक्शन है ना, जो ये एरिया मतलब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकती है। लेकिन अब आप हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट आपको पता है कि स्पेसिफिकली मेनली हमने ये देखा है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करेगी अपने ही रिसाइडिंग, यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जितनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की पावर इस हाई कोर्ट की होगी उसी के विद इन ये हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। अब देखिए यूपी की हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, तो ये यूपी के अंदर कुछ भी डायरेक्शन कुछ भी रिट इशू करना है तो वहां पे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कर सकती है। लेकिन क्या यूपी की हाई कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए ऐसे रिट लेके आ सकती है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। आउटसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, अगर कुछ ऐसा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तभी, हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा, जिसका इंपैक्ट ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, उसके लिए ही यहाँ पे लेके आया जा सकता है। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए रिट इशू कर सकती है, हाई कोर्ट पर्टिकुलरली उस स्टेट के लिए अपना रिट इशू कर सकती है। अब हम तीसरा डिफरेंस देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन जाता है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रखा है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बोलता है कि सर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रखा है, मुझे रेमेडी दीजिए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपना ये रिट जुरिस्डिक्शन देना ही पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि नहीं हम अभी नहीं बाद में आना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो खुद ही फंडामेंटल राइट है, वो तो गारंटीड है, वो तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है ये खुद फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपना रिट जुरिस्डिक्शन इशू करना ही पड़ता है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप हाई कोर्ट का केस देखिए, हाई कोर्ट बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं हमें अपना रिट जुरिस्डिक्शन इशू नहीं करना है, हमें वो एक्सरसाइज में नहीं लेके आना है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की मर्जी होती है, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक लीगल राइट है, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस, तो ये तीसरी बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी कि आप डिफेंडर भी है और गारंटर भी है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे आपको देखनी है कि आर्टिकल 32 के अंदर क्या होता है। अब इसकी एक खास इंपॉर्टेंट बात है, वो है टाइप्स ऑफ रिट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिट्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ रिट्स क्या है। देखिए रिट्स एक प्रकार के ऑर्डर ही होते हैं, एक प्रकार का डायरेक्शन होता है जो कोर्ट देती है, या तो वो किसी जूनियर कोर्ट को दे सकती है या फिर वो किसी गवर्नमेंट बॉडी को या किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए हो सकती है। तो देखिए इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड फॉर द पर्पस कैन इशू द फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट जिसको पावर दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा, ये हमने किसमें देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स। ये पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है किसी भी और कोर्ट को। तो क्या लिखा है, इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड फॉर द पर्पस कैन इशू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिट। 5 टाइप की रिट्स इशू हो सकती है। पहली रिट जो है उसको हम बोलेंगे हैबिस कॉर्पस, दूसरी सर्टिरियोरी, तीसरी प्रोहिबिशन, फोर्थ मैंडेमिस और फिफ्थ क्यू वेरेंटो। तो ये 5 टाइप्स की रिट्स हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। देख पहली रिट है जिसको कहते हैं हैबिस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। क्या है इसका मतलब? इसका जो मेन एम है वो ये है कि टू इंश्योर दैट अ पर्सन इज नॉट लॉफुली डिटेन और इम्प्रिजन। देखो इसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखो। ए एक इंसान है, उन्होंने बी को अनलॉफुली डिटेन करके रखा है अपने पास। अब बी खुद तो जा नहीं सकता, तो बी की फैमिली जा डिटेन करा, केस करा और वो फिर गए कोर्ट में। तो
कोर्ट ने ए को डायरेक्शन दी है विथ रिगार्ड टू रिट, कोर्ट ने रिट जारी करी हैबिस कॉर्पस की, वो भी ए को बोला कि आप बी को प्रेजेंट कीजिए, तो ये होती है हैबिस कॉर्पस की रिट। इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंश्योर दैट अ पर्सन इज नॉट लॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। यहाँ पे बी जो है वो लॉफुली अनलॉफुली डिटेन्ड हुए थे, तो यहाँ पे ए को उन्होंने रिट दी कि आपको हैबिस कॉर्पस की रिट दे रहे हैं, इस ए से बोला आप बी को प्रेजेंट कीजिए कोर्ट में। हु कैन फाइल? एनी इंडिविजुअल, कोई भी ये रिट, कोई भी हैबिस कॉर्पस के लिए रिट फाइल कर सकता है, या तो वो खुद कर सकता है या उनके बिहाफ पे जो डिटेन पर्सन है उनके कोई बिहाफ पे कोई और इंसान भी रिट डाल सकता है। इसके अलावा अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट ये जा सकती है? किसी भी पब्लिक अथॉरिटी प्लस प्राइवेट अथॉरिटी, तो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही अथॉरिटी के लिए ये आप इशू कर सकते हैं। ये रिट, अब ये रिट किन किन केसेस पे इशू नहीं हो सकती है? जब भी डिटेंशन लॉफुली है, जब भी डिटेंशन लॉफुल है उस केस में आप ये रिट नहीं डाल सकते। द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट, हाँ अगर आपने कुछ कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है उस केस में भी आप ये रिट नहीं डाल सकते। डिटेंशन इज बाय अ कंपीटेंट कोर्ट, किसी कंपीटेंट कोर्ट ने आपको आपका डिटेंशन किया है तब भी नहीं हो सकता। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो इन 4 केसेस में हैबिस कॉर्पस की रिट नहीं डाल सकते, अदरवाइज हर केस के लिए हो सकती है। जो सेकंड जो रिट है वो है मैंडेमिस। मैंडेमिस का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आपको ये आदेश देते हैं। तो यहाँ पे जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट, यहाँ पे हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लोअर कोर्ट को दे सकती है। तो ये होता है। या फिर इसके अलावा क्या है कि अगर जो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को ये इशू कर सकती हैं ये रिट। तो पहली चीज, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज वी कमांड। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। कोर्ट इस रिट में ये बोलना चाहती है कि जो भी ऑफिशियल ड्यूटी है आपकी, आप वो ढंग से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट उनको डायरेक्शन देती है, कोर्ट उनको कमांड देती है, ये आदेश देती है कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को ढंग से निभाइए। कैन बी इशूड, ये किस किस के लिए इशू हो सकते हैं? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए, पब्लिक बॉडी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और द गवर्नमेंट, किसी के लिए भी हो सकती है ये रिट। ये रिट कब इशू नहीं हो सकती? पहली चीज, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी के लिए, मतलब किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए, किसी प्राइवेट इंसान के लिए ये रिट इशू नहीं हो सकती। दूसरा, टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, कुछ ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के लिए जिनके पास कोई भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, वो मतलब जो लॉ के द्वारा फोर्स में नहीं आते, उनके लिए भी ये रिट नहीं इशू हो सकती है। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, किसी ऐसी ड्यूटी के लिए इशू नहीं हो सकती जो कि डिस्क्रिशनरी है, मतलब खुद एक इंसान के विल पे डिपेंड करती है, उसके लिए भी ये रिट नहीं इशू हो सकती है। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके लिए भी ये रिट नहीं इशू हो सकती है। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इन सारे लोगों के लिए भी आप ये रिट इशू नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी मैंडेमिस के अंदर। प्रोहिबिशन, देखो प्रोहिबिशन का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है फॉरबिड करना, मतलब रोक देना। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, जो प्रोहिबिशन की रिट है ना ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या फिर किसी ट्रिब्यूनल के लिए होती है। टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और यूसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेसेस, मतलब कि यहाँ इन केस में क्या होता है ना, अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कुछ काम करती है या कुछ ऐसे चीज़ों पर डिसीजन देती है जिनमें उनका कोई हक ही नहीं है, तो वहाँ पे जो हायर कोर्ट होती है वो उनको रोकती है कि आप इससे ज़्यादा अपना ड्यूटी नहीं कर सकते या आप इन सारे चीज़ों पे डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो प्रोहिबिशन की रिट इनके लिए होती है। तो पहली चीज़, प्रोहिबिशन की रिट किसके लिए होती है अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। प्रोहिबिशन की रिट सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए हो सकती है और भी किसी बॉडीज के लिए नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखा है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट एंटिटीज, इन सब के लिए ये इशू नहीं हो सकती है। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, वाइल द रिट ऑफ मैंडेमिस डायरेक्ट्स, देखो आप एक चीज आपने देखी, मैंडेमिस की रिट दी, जो इससे ऊपर वाली जो रिट थी यहाँ पे कोर्ट कहती है कि आप अपना काम कीजिए, कमांड देती है कि आपने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी, आपने फेल कर दी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, यहाँ पे कोर्ट कमांड देती है कि अपनी ड्यूटी निभाओ। यहाँ पे प्रोहिबिशन में जो कोर्ट है वो रोकती है कि अपनी ड्यूटी मत करो, तुम्हारा यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। तो रिट ऑफ मैंडेमिस जो है ना वो एक्टिविटी करने को बोलती है, लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो रोकती है, वो इन एक्टिविटी करने को बोलती है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है सिंपल। क्या लिखा हुआ है देखो, मैंडेमिस और प्रोहिबिशन में डिफरेंस देखिए। मैंडेमिस की रिट जो है वो जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव तीनों बॉडी के लिए इशू हो सकती है, लेकिन प्रोहिबिशन की जो रिट है ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए ही इशू होगी। दूसरी चीज, मैंडेमिस की जो रिट होती है उसमें कोर्ट कहती है कि आप अपनी ड्यूटी को निभाइए, ड्यूटी टू परफॉर्म समथिंग, कुछ काम करने को बोलती है, एक्टिविटी कुछ बोलती है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। लेकिन प्रोहिबिशन में जो है उसमें ड्यूटी नॉट टू परफॉर्म समथिंग, यहाँ पे प्रोहिबिशन में कोर्ट रोकती है कि रुक जाओ, अब तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है ड्यूटी नॉट टू परफॉर्म समथिंग, ये इन एक्टिविटी के बारे
में बात करती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मैंडेमिस और प्रोहिबिशन में। अब देखिए जो तीसरी जो फोर्थ रिट है वो है सर्टिरियोरी। इसका क्या मतलब है? सर्टिरियोरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। यहाँ इसका जो लिटरल मीनिंग है ये है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। सिंपली पहली चीज, ये जो रिट है ये भी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में ही होगी। इसमें क्या है कि इधर यहाँ पे कोर्ट बोलती है या तो आप इस केस को हमको ट्रांसफर कर दीजिए या फिर आप इसको स्क्वैश कर दीजिए अपने ऑर्डर को। यही दो चीज़ें होती हैं, या तो केस को ट्रांसफर कर दो या फिर ऑर्डर को स्क्वैश मतलब नल एंड वॉइड कर दीजिए। दिस रिट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ एरर। इन तीन केसेस में ये रिट इशू हो सकती है। अब देखिए इन दोनों रिट में क्या डिफरेंस है। प्रोहिबिशन की रिट ओनली प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है? अभी जो है वो कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो बिफोर ट्रायल, तो बिफोर द प्रोसीडिंग यहाँ पे जो हायर कोर्ट है वो ये बोल देगी कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये हमको सेंड कर दीजिए या ये हमको भेज दीजिए। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन की रिट क्या है, ये फॉरबिड कर देती है पहले ही। लेकिन सर्टियोरेरी की जो रिट है इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। इसका क्या मतलब है, ये बिफोर ट्रायल और आफ्टर ट्रायल दोनों ही केसेस में कोर्ट इशू कर सकती है। तो ये डिफरेंस है आपकी प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी रिट के बीच में। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, देखो जो ये सर्टियोरेरी वाली जो रिट है ना, ये जुडिशियल, ये किस किस के अगेंस्ट में इशू हो सकती है? जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। लेकिन ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए और लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए इशू नहीं हो सकती है। इन दो के लिए ये रिट इशू नहीं हो सकती, अदरवाइज सब के लिए ये रिट इशू हो सकती है। अब जो हमारी लास्ट रिट बचती है वो है क्यो वेरेंटो। क्यो वेरेंटो का क्या मतलब है? इसका जो लिटरल मतलब होता है, ये कहता है यहाँ पे कोर्ट कहती है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। तो ये कोर्ट जो होती है ना, पहली चीज तो ये इशू होती है बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो कोर्ट यहाँ पे यही पूछती है कि किस लीगल अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। जब कोई इंसान इलीगल ढंग से अपनी इलीगल ढंग से या अपनी पावर का ज्यादा यूज कर देता है, वहां पे कोर्ट ये पूछती है। अनलाइक द अदर रिट्स, दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरी बाय द एग्रीव्ड पर्सन। देखो ये जो रिट है ना, ये किसी भी इंटरेस्टेड इंसान जो है उसके द्वारा लाई जा सकती है, नॉट नेसेसरी बाय एन एग्रीव्ड पर्सन। जिस इंसान का राइट वायलेट हुआ है वही नहीं, कोई भी इसको रिट जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो लेके आ सकता है। This writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by the statute or by the constitution. It cannot be issued in the case of ministerial or private office. पहली चीज तो ये जो ये रिट है ये किसी भी मिनिस्ट्रियल या फिर किसी भी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती है। ये उसी के लिए होगी जो कि या तो गवर्नमेंट कोई ऑफिस है या फिर कोई ऐसा ऑफिस है जो कि बाय लॉ बना है, बाय स्टैट्यूट, बाय लॉ बना है या फिर बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हीं के अगेंस्ट ये रिट आ सकती है, लेकिन किसी भी मिनिस्ट्रियल या किसी भी प्राइवेट ऑफिस के लिए ये रिट नहीं आ सकती है। तो अभी हमने पढ़ी 5 टाइप के रिट्स जो कोर्ट है वो इनको इशू करती है, और ये एक प्रकार से ऑर्डर कह सकते हो, एक प्रकार से डायरेक्शन कह सकते हो जो कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। अब देखो इनका सिग्निफिकेंस क्या है। पहली चीज तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जहां कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जैसे पहले केस में हैबिस कॉर्पस के केस में उस बंदे को बंदी बना दिया गया था अनलॉफुली, तो यहाँ पे कोर्ट उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू करती है। कोर्ट ही तो निकाली है ना रिट, कोर्ट ही तो इशू कर रही है रिट, तो जुडिशियल रिव्यू, चेक्स एंड बैलेंस। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ज्यादा बिल्कुल विदाउट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करती है, तो यहाँ पे जो हमारी कोर्ट है वो उनको चेक एंड बैलेंस करती है। प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी अब्यूज ऑफ पावर करता है, पावर का गलत यूज करता है, वहाँ पे भी ये रिट इशू होती है। प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, तो ये 5 जो ये हैं, ये सिग्निफिकेंस है हमारे रिट्स के कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिट का सिग्निफिकेंस दिखाती हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 32 और उसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। थैंक यू सो मच।